हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया, लेकर आ गया हूं रैपिड रिवीजन का अगला चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आप सभी का मोस्ट डिमांडेड चैप्टर भी था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रखा है आज के सेशन में हम रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे और हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको बताऊंगा, ट्रिक्स आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, पावर क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। ये सारे के सारे टॉपिक्स आज हम डिटेल में कवर करेंगे। बट उससे पहले पहली चीज आ जाती है कि सब्सटेंसेस होते हैं तीन टाइप के। पहला टाइप होता है क्या, कंडक्टर। कंडक्टर वो होते हैं जो कि करंट को पास होने देते हैं। इंसुलेटर वो होते हैं जो कि मना कर देते हैं, अरे नहीं भाई तू पास नहीं हो पाएगा। और एक और टाइप के होते हैं जो कि होते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो कि करंट को पूरी तरीके से पास नहीं होने देते हैं ना, थोड़ा बहुत पास होने देते हैं, यानी ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये चार्ज क्या है। तो पहली चीज होती है चार्ज क्या है, एक प्रकार की फिजिकल प्रॉपर्टी है, इस बात को याद रखना। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलाम्ब, इसको हम सी से डिनोट करते हैं, कूलाम्ब। ठीक है, दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब चार्ज की चार प्रॉपर्टी है, वो चार प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। एडिटिविटी यानी अगर मुझे किसी भी बॉडी पे टोटल चार्ज निकालना है तो मैं सारे चार्जेस को ऐड कर दूंगा। अगर मैं उन सबको ऐड कर दूंगा तो टोटल चार्ज उस बॉडी पे निकल जाएगा। अगली प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगला आ जाता है हमारा चार्ज इज इनवेरिएंट, यानी अगर मैं चार्ज को एक वेलोसिटी दूं तो चार्ज बदलेगा नहीं, वो तुम्हारे दोस्त की तरह नहीं है जो कि बदल जाता है, ये बोलता है मैं तो सेम ही रहूंगा। और अगला आ जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर तुम एक मिठाई वाले की दुकान पे जाते हो और बोलते हो अंकल मिठाई दो, कैसे बोलोगे? अंकल 200 ग्राम मिठाई दे दो, 250 दे दो, 300 दे दो, 500 दे दो, यही बोलते हो। ऐसा तो नहीं बोलते ना अंकल 33 ग्राम्स या फिर 33.22 ग्राम्स ऑफ मिठाई दे दो, ऐसा बोलोगे तो थप्पड़ पड़ जाएगा, है ना। सिमिलरली तुम ये नहीं बोल सकते कि 1.2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दो। तुम बोलोगे या तो मुझे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दो, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दो, 4 का दे दो, 5 का दे दो, 6 का दे दो। और यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी अगर मुझे किसी भी बॉडी पे चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू NE, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी यहां पर मैंने लिख रखी है, आपको आज तक पता भी चल गई होगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी बॉडी के चार्ज को निकाल सकते हो अगर आपको यह पता है कि उसके ऊपर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जो कि है करंट। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन हमारे भैया चलने लगते हैं, फिरने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, तब हम बोल देते हैं कि दिस इज इलेक्ट्रिकल करंट। अब याद रखना जो करंट जो होता है ना, उसका ऐसा यूनिट होता है एम्पेयर, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है करंट का? करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी Q/T। तो अगर अब एक क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आ सकता है, डिफाइन 1 एम्पेयर, तो आप क्या बोलोगे? 1 एम्पेयर इज द करंट व्हेन 1 कूलाम्ब ऑफ चार्ज, 1 कूलाम्ब ऑफ चार्ज पासेज इन 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में अगर 1 कूलाम्ब का चार्ज पास करेगा तब हम बोलेंगे कि 1 एम्पेयर का करंट उधर से फ्लो कर रहा है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब हम करंट की वैल्यू को पता कैसे करते हैं? तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है अमीटर। क्या है अमीटर? अमीटर क्या होता है? अमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट कितना बह रहा है उसके बारे में आपको बताता है। याद रखना है सर्किट में हमेशा सीरीज में लगता है। ठीक है, अब अगला आ जाता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं, याद रखना। वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा? उसके अंदर जो वर्क डन हो रहा है उसको मैं बोलूंगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वोल्ट, और उसको हम V से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज। तो अगर क्वेश्चन आ जाए डिफाइन 1 वोल्ट, तो कैसे डिफाइन करोगे? 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस कब? जब क्या? जब 1 कूलाम के चार्ज को ले जाया जा रहा है और वर्क डन कितना हुआ है? वर्क डन हुआ है कितना? 1 जूल। याद रखना वर्क डन का जो यूनिट होता है वो होता है 1 जूल। तो यहां पर लिखा भी हुआ है 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जब हम 1 कूलाम के चार्ज को मूव कर रहे हैं और वर्क डन कितना हुआ है? 1 जूल, तब हम बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर करते हैं? उसको मेजर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। और याद रखना वोल्ट मीटर बेटा हमेशा कैसे लगाते हैं? पैरेलल में लगाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसके अंदर बहुत आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। 3 फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आएंगे, तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला हमने देखा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज,
फिर हमने देखा क्या, करंट इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम, फिर हमने देखा क्या, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज। इन तीनों फॉर्मूले पे घुमा फिरा के बहुत सारे सवाल आपके आ रहे होते हैं, एक न्यूमेरिकल इन तीनों फॉर्मूलों पे पक्का आएगा, तो इसके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं, है ना। और याद रखना यूनिट जरूर लिखना, जब भी कोई आंसर निकाल रहे हो ना लास्ट में यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना टीचर नंबर काट लेते हैं। अब आ जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, अ कॉन्टिन्यूअस पाथ, एक पूरे के पूरे पाथ में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, उस पूरे पाथ को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, अब कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपको पता भी होगा, एक सेल जो होता है उस सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हो इसके अंदर और भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमारा सर्किट क्लोज्ड होगा, यानी जब मेरा करंट फ्लो कर रहा होगा, तो मैं उसको बनाऊंगा ऐसे, ये देखो इसकी तरह, यानी बीच में मैं क्या लगाऊंगा, बीच में मैं लगाऊंगा बेटा डॉट। जब मैं डॉट लगा दूं समझ लेना करंट फ्लो कर रहा है, और जब मैं डॉट हटा दूं यानी इसकी तरह, तो अब मेरा सर्किट हो गया ओपन, यानी अब करंट फ्लो नहीं कर रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। उसके अलावा बल्ब वगैरह का डायग्राम तो आपको पता ही है, ये होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में आगे बात करते हैं। ये अमीटर का डायग्राम है और ये वोल्टमीटर का डायग्राम है। अब ऐसा एक आपका सर्किट आपको देखने को मिल रहा होता है, जिसके अंदर ये बेसिक सर्किट है, जिसके अंदर हमने क्या करा है, एक बैटरी लगा दी है और हमने क्या करा है, एक बल्ब लगा दी है, और आप देख सकते हो सर्किट क्लोज है, और एक अमीटर लगा दिया है टू कैलकुलेट करंट। इससे हम क्या बताएंगे, करंट की वैल्यू हम बता रहे होंगे। चलिए यहां तक आपको समझ आ गया है। अब बढ़ जाते हैं ओम्स बाबा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओम्स बाबा ने क्या बोला, ओम्स लॉ ने क्या बोला, कि ध्यान से समझना, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी अगर एक कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, उसकी जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है, यानी स्टेटमेंट बोलती है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और फाइनल जो होता है वो होता है V इक्वल्स टू IR। आपको ऑलरेडी मालूम होगा, यही होता है ओम्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वोल्टेज बढ़ेगा करंट भी बढ़ रहा होगा। अब यहां पर एक चीज आ गई है R। ये क्या होता है, R यानी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है रोकने वाली चीज, जैसे कि आपको पढ़ाई से कौन रोक रहा है, आपका मोबाइल फोन रोक रहा है। सिमिलरली करंट को फ्लो होने से जो रोकेगा उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस, यानी प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ क्या, चार्ज। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टेंस है इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है बेटा ओम। इसको हम ऐसे डिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, इसका यूनिट होता है ओम। आ गया समझ, यहां तक एकदम टन हो गया है। अब समझना, एक दो फॉर्मूले और हैं जो कि आपको याद रखने हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए। यहां पर ये जो रो है ये होती है रेजिस्टिविटी, यानी मटेरियल की प्रॉपर्टी, यानी हर एक मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, और यही होती है क्या, मटेरियल की एक प्रॉपर्टी। तो याद रखना, अगर मुझे किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो मुझे तीन चीजें चाहिए। पहली चीज क्या है, पहली चीज है आपकी रेजिस्टिविटी, दूसरी है उसकी लेंथ, और तीसरी है उसका एरिया। ये जो फॉर्मूला है रो एल बाई ए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर मैं किसी भी कंडक्टर की लेंथ बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर मैं उसका एरिया बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। इसको आप एक कहानी से याद कर सकते हो। इमेजिन करो आपको रोड पे गाड़ी से जाना है, गाड़ी पे ट्रैफिक कब बढ़ेगा, जब रोड लंबा होगा, यानी लेंथ लंबी होगी। अगर आपका रोड चौड़ा हो गया यानी एरिया चौड़ा हो गया, तो क्या कोई रेजिस्टेंस होगा, नहीं, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। और यहां पर आप रेजिस्टिविटी का यूनिट भी याद रखना, जो कि होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एक चीज इसमें जिस पे सवाल बार बार आता है वो होता है वोल्टेज और करंट के ग्राफ पे। एक सवाल पक्का आएगा आपके पेपर के अंदर, याद रखना। वोल्टेज और करंट के ग्राफ की जो स्लोप होती है, ये जो स्लोप है ये बताएगी किसको, रेजिस्टेंस को बताएगी, ठीक है। सवाल ऐसा आएगा, दो स्लोप आपको दे देंगे, बोल देंगे ये है आर ए और ये है आर बी। आपसे पूछेंगे किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा, आर ए या फिर आर बी। तो याद रखना, जिसकी स्लोप ज्यादा ऊपर उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा, ये याद रखना। यानी आर ए जो होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, आर बी की कम होगी। ऐसे ग्राफ पे सवाल आएंगे। वोल्टेज और करंट ग्राफ की स्लोप क्या देती है, रेजिस्टेंस को बता रही होती है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद आ गया, ये आपको समझ आ गया। अच्छा, एक चीज पे और डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस, जो कि है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए, अगर टेम्परेचर बदला तो रेजिस्टेंस और बदल जाएगा। अब यहां पर एक दो सवाल आ रहे होते हैं, जैसे कि एक सवाल मैं आपको दिखाता हूं, फाइंड द चेंज इफ लेंथ इज ट्वाइस एंड एरिया इज हाफ। यानी रेजिस्टेंस पे क्या चेंज आएगा अगर मैं क्या करूं, लेंथ को तो ट्वाइस कर दूं और एरिया को आधा कर दूं। तो आपको वही फॉर्मूला लगाना था, रो एल बाय ए, है ना। लेंथ हो गई ट्वाइस और एरिया हो गया हाफ,
तो यानी रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना वीडियो को पॉज करके। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, अगले पे आते हैं। अब एक डिफरेंस इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का, याद रखना। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, बट रेजिस्टिविटी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी बोलती है मैं तो मटेरियल की प्रॉपर्टी हूं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती हूं। ठीक है, उसके अलावा क्या है, ये एक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है और एक ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो रही होती है। कुछ नॉर्मल डिफरेंसेस हैं। उसके अलावा इसका यूनिट ओम होता है, इसका यूनिट ओम मीटर होता है। चलिए नीचे पर जाते हैं सर्किट के बारे में। 2 सर्किट होते हैं, सीरीज पैरेलल, सबको पता होगा। जब एक साथ लगा देते हैं सीरीज, जब पैरेलल लगा देते हैं वो पैरेलल। ये डायग्राम आपको सारी चीजें बता रहे हैं। ठीक है, ये पैरेलल। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, याद रखना, सीरीज के अंदर करंट सेम, करंट सेम। याद रखना जब भी कोई चीज होगी सीरीज के अंदर तो उसमें क्या होगा, करंट सेम रहेगा और वोल्टेज जो है बेटा वो डिवाइड करेगा, याद रखना। जबकि पैरेलल में उल्टा है, पैरेलल में वोल्टेज भैया सेम रहते हैं बट करंट डिवाइड होता जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस पे बार बार आपके न्यूमेरिकल आ रहे होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों की एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन देख लो। डेरिवेशन भी पेपर के अंदर आ जाती है। जैसे अगर सीरीज सर्किट की डेरिवेशन है तो एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक याद रखना। ट्रिक ये है, पहले जैसे बोला जाए तुमसे कि सीरीज सर्किट की डेरिवेशन करो तो तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए सीरीज में क्या बदलता है, क्या बदलता है। सबसे पहला सवाल पूछोगे क्या बदलता है। ठीक है, क्या बदलता है ये पूछो। सीरीज में क्या बदलता था, वोल्टेज। वोल्टेज, करंट तो सेम रहता है, वोल्टेज बदल जाता है। तो आपको पहली इक्वेशन वही लिखनी है, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी वोल्टेज जो है वो डिवाइड कर गया। फिर उसके बाद आपको ओम्स लॉ लगा देना है। ठीक है, कि V1 की वैल्यू होगी IR1, इसकी IR2, इसकी IR3, और उसके बाद आप ऐड कर दोगे तीनों को और उसके बाद फाइनली आपका आ जाएगा जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, सिमिलरली आपको पैरेलल के अंदर करना है। पहला सवाल पूछना है पैरेलल में क्या बदलता है। तो मेरे मन ने बोला करंट बदल जाता है, तो पहली स्टेटमेंट लिखो, टोटल करंट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब आपको कुछ नहीं करना है, ओम्स लॉ लगा देना है और यहां करंट की वैल्यूज को हटा देना है। I1 की वैल्यू होगी V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3, लगाया, पुट करा और फाइनल आ गया कि 1 बाय R नेट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बस, तो ऐसे आप डिराइव कर लोगे। इन ट्रिक्स का यूज करो और फटाफट से आप डेरिवेशन याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक सवाल देख लेते हैं फटाफट से। ऐसे सवाल आ रहे होंगे, ये सवाल आपको बताना है कमेंट के अंदर। ऐसा अगर आपको सर्किट दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि आपको सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आर नेट बताओ, टोटल रेजिस्टेंस बताओ, तो कैसे बताओगे? सबसे पहले सीरीज को कैलकुलेट करना। किसको? सीरीज को। सीरीज कौन से? ये दोनों सीरीज में, 2 प्लस 2 4, तो यहां पर आ गया 4। फिर पैरेलल को कैलकुलेट करना, 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2 यानी 2 ओम। तो सबसे पहले आपने आर नेट की वैल्यू निकाल दी जो कि आ गई 2 ओम। सबका यही आया ना, ये बड़ी अच्छी टेक्निक है। सबसे पहले सीरीज को सॉल्व करो फिर पैरेलल को सॉल्व करो। याद रखना जब भी आपको किसी भी सर्किट के अंदर सवाल आए कि आर नेट की वैल्यू निकालो, आपको इस तरीके से निकालनी है। ठीक है, फिर आपको वोल्टेज गिवन होगा, मान लो इसका वोल्टेज आपको 2 वोल्ट दे रखा है, तो फिर आप करंट तो निकाल ही लोगे, है ना? कौन से फॉर्मूले से? ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। बस ये बेसिक है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, लेक्चर में डिटेल में बना चुका हूं। चलिए अगला इफेक्ट आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो करंट में जब चार्ज भागता है ना तो उसको रेजिस्टेंस मिलता है। रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, रुकावट मिलती है तो हीट जनरेट करता है। इस वजह से जब भी आप देखते हो तो आपका स्विच जो होता है, जब आप बहुत देर तक करंट को चला के छोड़ देते हो तो क्या होता है, स्विच गर्म हो जाता है ना, तार गर्म हो जाती है ना, इसी वजह से। क्योंकि जब करंट बहता है, आपका चार्ज बहता है, तो क्या होता है, हीट जनरेट होती है। और यही होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और याद रखना जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है, हीट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है, स्क्वायर ऑफ करंट। और किसके प्रोपोर्शनल है? रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। और किसके प्रोपोर्शनल है? टाइम के प्रोपोर्शनल है। यानी फाइनल आ जाता है हीट इक्वल्स टू I स्क्वायर आर टी। वेरी इंपॉर्टेंट। और यही होता है जूल लॉ ऑफ हीटिंग, H इक्वल्स टू I स्क्वायर आर टी। ठीक है, यानी किस पे डिपेंड कर रहा है, कितना करंट जा रहा है, रेजिस्टेंस कितना है और कितने टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है। इन 3 चीजों पे आपकी क्या ये सारी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं। इसके एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला है इलेक्ट्रिकल बल्ब। आपका जो बल्ब होती है, जो पुराने जमाने की बल्ब होती है, जो येलो ग्लो करती थी, उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर होता था टंगस्टन। क्यों होता था बेटा उसके अंदर टंगस्टन? क्योंकि जो टंगस्टन मटेरियल होता है ना, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। जो आप रोशनी देख पाते हो ना, वो क्यों होता है? क्योंकि देखो टंगस्टन का एक तो रेजिस्टेंस हाई है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो वो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है, जिसकी वजह से आपके कमरे में उजाला होता है। अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता तो वो पिघल जाता ना। इस वजह से टंगस्टन एज अ मटेरियल यूज किया जाता है इन दी फिलामेंट ऑफ दी बल्ब। अगला आ जाता है इलेक्ट्रिकल फ्यूज। फ्यूज देखा है आपने,
जो घर में लगता है ना, जब आपकी बिजली की लाइन आती है फ्यूज लगता है। फ्यूज की क्या प्रॉपर्टी होती है, फ्यूज का जो होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, एमपी जो होता है वो बहुत ज्यादा लो होता है। क्यों? क्योंकि जैसी तेज करंट आया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो पिघल जाता है, मेल्ट कर जाता है और सर्किट को तोड़ देता है। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? ताकि ज्यादा करंट घर के अंदर ना आए और अप्लायंसेस खराब ना हो। अगला आ जाता है आपका इलेक्ट्रिकल हीटर। याद रखना, आपका इलेक्ट्रिकल हीटर्स जो होते हैं वो नाइक्रोम एक मटेरियल होता है उसके बनते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो नाइक्रोम का रेजिस्टेंस हाई है, जितना हाई रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट, बता ही दिया है। दूसरी चीज, नाइक्रोम की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होता जल्दी से, है ना, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नहीं होती, जिस वजह से आपके हीटर लंबे समय तक चल पाते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनसे एक सवाल पक्का आएगा एप्लीकेशन के ऊपर। अब बढ़ते हैं हमारी इलेक्ट्रिकल पावर की तरफ। अब देखो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, डेफिनेशन क्या है, पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, यानी कितनी एनर्जी हम पर सेकंड में कंज्यूम कर रहे हैं। पावर का यूनिट याद रखना जो कि होता है वॉट, और पावर होता है पावर इक्वल्स टू क्या, वर्क डन बाय टाइम टेकन, यानी इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा जूल पर सेकंड। अगर मैं बोलूं डिफाइन 1 वॉट तो कैसे डिफाइन करोगे? अच्छा, अगर मैं आपको आसान सी डेफिनेशन बताऊं, ये इस वाली डेफिनेशन को काटो, मैं आपको बताता हूं 1 वॉट पावर का क्या मतलब है। 1 वॉट पावर का ये मतलब होता है जब क्या 1 जूल की एनर्जी ली जा रही है 1 सेकंड के अंदर, तब आपकी पावर होती है 1 वॉट। इतना याद रखना, ठीक है। चलो, तो पावर का आपको मैंने फॉर्मूला बताया, इसके अलावा कुछ फॉर्मूले हम डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि पावर होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूं डेरिवेशन। देखो क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है क्या, वर्क डन बाय टाइम टेकन। वर्क डन का हमने एक फॉर्मूला देखा था जो कि था वोल्ट इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज, याद आ गया। तो यहां से हमने क्या करा, वर्क डन की जगह लिख दिया वी क्यू बाई टी। क्यू बाई टी क्या होता है, क्यू बाई टी होता है चार्ज, डेरिवेशन बता रहा हूं बेटा। तो ये आ गया आपका वी आई, है ना, वी आई। तो फाइनल जो फॉर्मूला होता है पावर का वो होता है वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है। और इसके 2-3 फॉर्मूले और होते हैं जो कि ओम्स लॉ की मदद से आते हैं, जो कि होते हैं आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर आर। तो इन पे भी आपके सवाल आ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बेसिक है। और ये डेरिवेशन भी आसान है, इस डेरिवेशन पे भी पूछ लिया जाता है डिराइव करके बताओ, तो इतना आसान सा है, ये तो तुम वैसे भी डिराइव करके बता दोगे। अच्छा, एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ सर्किट, कितनी एनर्जी हम ले रहे हैं। और जो कमर्शियल यूनिट है ना एनर्जी का, जो आपके घर में बिजली आती है, वो यूनिट होता है आपका किलो वॉट आर, यानी किलो वॉट आर, यानी पावर इनटू टाइम, तो याद रखना एनर्जी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू टाइम। और पावर भी किसमें, किलोवाट के अंदर। किलोवाट क्या होता है, 1000 वॉट के बराबर होता है, ठीक है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब इसमें एक ना आपको एक वैल्यू बता रहा हूं, ये वैल्यू याद रखना। देखो 1 किलोवाट आवर के अंदर कितनी एनर्जी है इन जूल के अंदर, अगर हम कैलकुलेट करें, जो कि बेसिक यूनिट होता है, तो इसको आप इस वैल्यू को याद रखना, क्योंकि सवाल में बोला जाता है, डायरेक्टली सवाल आ चुके हैं कि 1 किलोवाट आवर के अंदर कितनी एनर्जी है इन जूल, तो उसके अंदर होती है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये आप जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये याद रखना है, कन्वर्जन आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्टली सवाल आ सकता है, बिल्कुल। चलिए, यहां तक की पूरी कहानी समझ आ गई, कमर्शियल यूनिट वगैरह सब समझ में आ गया है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बेटा आ रहे होते हैं, ये डेरिवेशन भी मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि लास्ट पार्ट बचा है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे, आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी। सवाल कैसा आएगा, सवाल आएगा आपको, सवाल में गिवन होगी पावर, आपको मान लो पावर गिवन है 5000 वॉट, आपको बोलेगा कि एक एसी है वो 5000 वॉट लेता है पावर, ठीक है। और उस एसी को हमने 10 घंटे चलाया, और हमारी घर की जो बिजली की जो रेट है वो है 1 रुपीज पर 1 किलो वॉट आवर। तो कैलकुलेट टोटल मनी, हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम, ठीक है, पावर इंटू टाइम। और याद रखना ये जो वॉट है ना, इसको किलोवाट में जरूर कन्वर्ट कर लेना, कैसे करोगे, 1000 से डिवाइड करके, यानी ये हो जाएगा 5 किलोवाट, ठीक है। इस पावर को मल्टीप्लाई कर लेना इस टाइम से, तो आपका आ जाएगा एनर्जी, है ना, एनर्जी। और आपको गिवन है कि 1 किलोवाट आवर की रेट क्या है, 1 रुपए, तो अब आपको बस 1 रुपए से मल्टीप्लाई कर देना है, वो आ जाएगी आपकी टोटल कॉस्टिंग। एक तो ये सवाल आएगा। दूसरा आपका सवाल आएगा पावर के ऊपर। पावर पे आपको बोला होगा एक सर्किट है, उसमें 220 वोल्ट का सर्किट है, और जो करंट फ्लो होता है वो है 5 एम्पियर।
तो बताओ कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। तो पावर का फॉर्मूला याद रखना, पावर इक्वल्स टू V इंटू आई, यानी वोल्टेज इंटू करंट। अगर वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, करंट की वैल्यू गिवन है, तो क्या मैं पावर निकाल लूंगा? बिल्कुल निकाल लूंगा, बेसिक फॉर्मूला। चलो अब फाइनली क्वेश्चन की बारी आ गई है। अब मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चंस, जो कि दोनों क्वेश्चंस आपको कमेंट में बताना है। चलिए फटाफट से बताना। पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ABCD में से अपना आंसर लिखो। दूसरा एक न्यूमेरिकल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दूसरा न्यूमेरिकल है जिसके अंदर आपको पावर दे रखी है ये, और बोला है कि कितने टाइम के लिए पर डे में चलता है, वो है 1 घंटे, हर रोज 1 घंटे चलाना है। हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट कॉस्ट फॉर 30 डेज एट द रेट 10 रुपीज पर किलोवाट आवर। आपको बताना है ओवरऑल आपके कितने पैसे जाने वाले हैं। ऑन दिस नोट आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर किस पे चाहिए जल्दी बताना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। टेक केयर। आंसर कमेंट में बताओ। चलो बाय।